Now let us talk about the next sphere, that is the hydrosphere. Hydrosphere, it comprises of all water resources. तो जितने भी तरह के वाटर के रिसोर्सेज हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्फीयर. अब पानी हमारी धरती में किस किस रूप में मिलता है? ओशंस में मिलता है, सी में मिलता है, लेक में मिलता है, रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, कई तरह के जलाशय हो सकते हैं. पोलर आइस कैप्स में बहुत सारा पानी है जो कि बर्फ के रूप में जमा हुआ है. ग्लेशियर्स में बहुत पानी है, और कुछ पानी हमें अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स के रूप में भी मिलता है. जमीन के अंदर भी पानी प्रेजेंट है. तो ये सब पानी जो किसी भी रूप में किसी भी जगह पे हमारी धरती पे प्रेजेंट है, दैट विल बी कॉल्ड एज हाइड्रोस्फीयर. सो व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर? हाइड्रोस्फीयर इज ऑल टाइप्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल. अब कहने को तो हमारी धरती का बहुत सारा हिस्सा, लगभग 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. और ये जो वाटर हमारी धरती पे प्रेजेंट है, वो 97% ऑफ अर्थ वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ सेलाइन वाटर, यानी नमकीन पानी. तो 97% पानी जो हमारी धरती पे प्रेजेंट है, दैट इज इन फॉर्म ऑफ सी वाटर. आपको मालूम है सी वाटर को ड्रिंकिंग के लिए या हम डेली लाइफ के लिए कंज्यूम नहीं कर सकते. सिर्फ 2% पानी है जो कि आइस कैप्स या ग्लेशियर्स में प्रेजेंट है, जिसको कंज्यूमेबल बनाया जा सकता है ना. अगर आइस कैप में जो पानी है वो पिघल के नदियों में आता है तो उससे फ्रेश वाटर बनता है, लेकिन वो पानी भी जमा हुआ है. तो बाकी जो 3% पानी बना, यानी 97% तो समुद्र में है जो नमकीन है, विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड फॉर द डेली एक्टिविटीज. बाकी बचा 3% वाटर. इस 3% में से 2% वाटर इज लॉक्ड इन पोलर कैप, पोलर आइस कैप्स या ग्लेशियर्स में है. तो सिर्फ 1% पानी है जो हमारे लिए अवेलेबल है एज फ्रेश वाटर. अब ये जो फ्रेश वाटर है वो वाटर रिवर्स में है, स्ट्रीम्स में है, लेक्स में है या ग्राउंड वाटर में है. तो सिर्फ यही पानी को हम ह्यूमन बींग्स कंज्यूम कर पाते हैं. तो कहने को तो पानी बहुत है, 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, लेकिन उसमें से जिसको ह्यूमन बींग्स कंज्यूम कर सकते हैं, दूसरे एनिमल्स कंज्यूम कर सकते हैं, प्लांट्स कंज्यूम कर सकते हैं, दैट वाटर इज ओनली 1% ऑफ द टोटल वाटर. तो इस तरह से देखिए, ये हमारे पास संभावनाएं तो बहुत हैं, बहुत सारा पानी अवेलेबल है, लेकिन लिमिटेशन क्या है? दैट फिट फॉर कंजम्पशन इज ओनली 1%. Now let us talk about the third sphere, that is lithosphere. Lithosphere consists of all solid mass which is present on earth. अर्थ जो है हमारी, ये इसको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं. एक है आउटर हिस्सा जिसको हम अर्थ क्रस्ट बोलते हैं. दूसरा है सेंटर का हिस्सा जिसमें मोल्टन मास है, जिसको लावा बोलते हैं या जिसको कोर बोलते हैं. और इनके बीच का जो पार्ट है इसको मेंटल बोलते हैं. तो अर्थ को 3 लेयर्स में डिवाइड किया जा सकता है. आउटर लेयर जिसको क्रस्ट बोलते हैं, सेंट्रल पार्ट जिसको कोर बोलते हैं, एंड मिडल लेयर विच इज कॉल्ड एज मेंटल. तो मेंटल का आउटर मोस्ट पार्ट और क्रस्ट का पार्ट, ये वो पार्ट है जो कि हमारा लिथोस्फीयर बनाता है. लिथोस्फीयर इज आउटर मेंटल ऑफ द सॉलिड अर्थ विच कंटेन्स मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर. तो ये जो मिनरल्स हैं या जो सॉलिड पार्ट है, दैट इज फॉर्मिंग द रॉक्स और द सॉइल. रॉक्स 3 तरह की होती हैं मेनली: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. इग्नियस रॉक्स मतलब वो जो लावा के ठंडे होने से बनती हैं, जैसे ग्रेनाइट और बसाल्ट. बसाल्ट को हिंदी में बदालत बोलते हैं, आम भाषा में बसाल्टी बोलते हैं. इग्नियस रॉक्स दे आर मेड बाय कूलिंग ऑफ लावा. दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स जो कि वेदरिंग से बनती हैं, टूट फूट के कारण बनती हैं, जैसे लाइमस्टोन और शेल. लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, शेल को शैली बोलते हैं. मेटामॉर्फिक रॉक्स दे आर फॉर्म ड्यू टू चेंज इन
द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसमें मार्बल यानी संगमरमर या क्वार्ट्ज यानी कि बिल्लौर पत्थर। तो इस तरह की जो रॉक्स है ये आपको मिलती है। मैंने कुछ ही एग्जांपल दिए हैं, यू कैन फाइंड मोर एग्जांपल्स फ्रॉम योर अदर रिसोर्सेज। सो दीज आर द रॉक्स विच आर फॉर्मिंग द लिथोस्फीयर। उसके सिवाय क्रस्ट में देयर आर फाइन ग्रेन्स विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉइल और इन द फॉर्म ऑफ सैंड। तो ये भी हमारे लिथोस्फीयर को बनाते हैं। जो अर्थ का टोटल सरफेस एरिया है दैट इज अराउंड 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। तो अर्थ का जो टोटल जो सरफेस एरिया है या उसका जो सतह है दैट इज 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो देखने को तो बहुत सारी जमीन है, लेकिन इसका 70.8% इज बिलो सी लेवल। अभी हमने पढ़ा था कि 71% जो भूमि है वो पानी से, समुद्र से घिरी हुई है। तो बहुत सारा हिस्सा धरती का ऐसा है जो समुद्र के नीचे है, तो उसके ऊपर ह्यूमन बींग्स नहीं रह पाएंगे। जो बाकी 30% हमारे पास लैंड बचा है उसमें से 24% जो है वो माउंटेन्स की फॉर्म में है, और जो बाकी का जो हमारे पास लैंड बचा उसमें से काफी लैंड जो है वो आइस से ढकी हुई है, अंटार्कटिक रीजन है या कोई बहुत ठंडे रीजन्स हैं। तो असल में हमारे पास 15.77 यानी 15.77 बिलियन एकड़ ऑफ लैंड ही बचता है जिसके ऊपर इंसान रह सकता है। अब इसमें से भी काफी लैंड है जो कि डेजर्ट्स में है, यानी मरुस्थल हैं, उनमें भी रहना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा लैंड जिसको इनहैबिट किया जा सकता है और जहाँ का क्लाइमेट मैन को सूट करता है दैट इज वेरी लिमिटेड। तो इसमें भी देखिए है, कहने को बहुत जमीन है लेकिन लिमिटेशन क्या है, ओनली 15.77 बिलियन एकड़ ऑफ लैंड इज हैबिटेबल। जितनी पॉपुलेशन अभी इस समय पे है उसके अनुसार भी अगर सभी को कंफर्टेबली अगर रहना हो तो उसी के अनुसार हमारे पास जमीन की कमी है। आप देखते हैं बहुत सारे झगड़े होते हैं, देशों में लड़ाइयाँ होती हैं जमीन के लिए, बिकॉज लैंड विच इज हैबिटेबल यानी रहने लायक है, जहाँ जिसमें बहुत सारे रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, वो वाली लैंड हमारे पास बहुत कम है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फोर्थ स्फीयर दैट इज बायोस्फीयर। Biosphere is that part which indicates living organism। और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये बाकी के एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हाइड्रोस्फीयर के साथ, लिथोस्फीयर के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सस्टेनेंस है दैट इज बेस्ड ऑन द फिजिकल एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। Mainly biosphere consists of plants, animals and bacteria। जो बायोस्फीयर है इसको जो टोटल मास प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज द बायोमास। प्लांट्स और उनमें भी ज्यादातर ट्रीज ये सबसे ज्यादा है हमारे बायोस्फीयर में, लगभग 82% ऑफ बायोमास। तो जितना भी बायोस्फीयर का मास है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जितना मास है उसका लगभग 82% प्लांट्स हैं या ट्रीज हैं। और दूसरा जो है दैट पार्ट इज बैक्टीरिया, लगभग 13%, 82% प्लांट्स हैं और 13% लगभग बैक्टीरिया है हमारे, यानी जो टोटल मास है। अब हमारे हिसाब से जो एनिमल किंगडम है, हम सोचते हैं बहुत सारे एनिमल्स हैं लेकिन टोटली ये कितने हैं, 0.4%। और यही वो पार्ट है जिसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, एनिमल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि वो हमारे लिए फूड रिसोर्स बनते हैं या उनसे हमको खतरा होता है, वो हमारी लाइफ को ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। बैक्टीरिया हमको नज़र नहीं आते हैं और प्लांट्स की हम ज़्यादा केयर नहीं करते रहे, जिसके कारण जो जंगल्स हैं उनका काफ़ी नाश हुआ है। अब इन एनिमल्स में से ह्यूमन बीइंग्स आर ओनली
0.01%। तो टोटल जितना बायोमास है उसमें ह्यूमन बींग्स कितने हैं? 0.01%। लेकिन मजे की बात ये है कि ये जो 0.01% ह्यूमन बींग्स है, ये जितना भी नेचुरल रिसोर्स हमारी धरती पे पूरे साल में प्रोड्यूस होता है, उसका लगभग 73% हम एक ही साल में कंज्यूम कर जाते हैं। So that is why human beings are putting a lot of stress on the natural resources, क्योंकि जितना नेचुरल रिसोर्स साल में प्रोड्यूस होता है उसका 73% तो हम उसी साल में कंज्यूम कर जाते हैं। So according to the study of World Wildlife Fund, more than a third of Earth's natural resources have been destroyed by humans in just 30 years. तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार जो धरती का जितना भी नेचुरल रिसोर्स है उसका लगभग 1/3 हिस्सा हमने पिछले 50 सालों में ख़त्म कर दिया है। और हमने क्या पढ़ा है कि जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं उनकी अपनी लिमिटेशन है बहुत सारे, लेकिन जिसको हम यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ वेरी लिमिटेड। तो अगर हम इस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को रिड्यूस करते जाएंगे, देन ए टाइम विल कम when natural resources will be finished. So to protect the future generations and to save the natural resources for them, it is very important that we should use the natural resources judiciously.